चलो बेस्ट। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप सब ठीक होंगे। मैं रोहित बालियान आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि अभी तक आपकी जितनी भी क्लासेस हुई है, कंजंक्शन, टेंस, एक्टिव पैसिव एंड प्रीपोजिशन, उसमें आपने सेंटेंसेस करके देख लिए होंगे, एरर्स के, फिल इन द ब्लैंक्स के। आपको किसी भी टॉपिक में यदि कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, नहीं तो हम लास्ट में एक सेशन रख लेंगे जिसमें आपकी हर एक टॉपिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर देंगे। ठीक है, चलो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आज आप नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, जो ये टॉपिक है ये भी आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 मार्क्स का आता है। इसमें 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आते ही आते हैं। तो आपको इस टॉपिक को भी बहुत ध्यान से समझना है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चनों को हम कैसे चेंज करेंगे। मतलब हमारे पास कोई एक सेंटेंस दिया रहेगा, वो हमको किस फॉर्म में दिया रहेगा, वो दिया रहेगा डायरेक्ट फॉर्म में, और उसको हमको चेंज करना होगा इनडायरेक्ट फॉर्म में। अब ये डायरेक्ट फॉर्म और इनडायरेक्ट फॉर्म होती क्या है? देखिए, एक चीज़ समझिए, डायरेक्ट फॉर्म क्या होती है? जब हम किसी बात को, मतलब जब हम किसी बात को ज्यों का त्यों बोलते हैं, मतलब ज्यों का त्यों बोलते हैं। कहने वाली बात यह है कि हम उसको एज इट इज़ बोलते हैं। एज इट इज़ मतलब सेम लैंग्वेज में सेम वर्ड्स हम यूज़ करेंगे तो वो होती है डायरेक्ट स्पीच। मतलब उसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। और किसी भी सेंटेंस को एज इट इज़ बोलेंगे तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट। लेकिन जब हम किसी बात को अपने शब्दों में बोलते हैं, अपने शब्दों में बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, समझ आया? सबसे पहली चीज़ तो हमको यही पता होनी चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। किसी भी सेंटेंस को हम उसको एज इट इज़, उस जो का त्यों बोलेंगे तो वो होता है डायरेक्ट स्पीच, सेम टू सेम। लेकिन जब हम किसी सेंटेंस को अपने शब्दों में बोलेंगे, उसमें कुछ चेंज करके बोलेंगे, तो उसको कहेंगे हम इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, चलो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का हम एक बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं। इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि किस तरीके से आपके सेंटेंस आएंगे और हमको उसको सोल्व करना है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ उसको, बेसिक स्ट्रक्चर को। मैंने एग्जांपल लिखा, रोहित सेज टू अंजलि कोमा इन्वर्टेड कोमा अनुज इज ए गुड बॉय। मैंने एक सेंटेंस लिखा, सिंपल सा सेंटेंस है। मैंने क्या लिखा है कि रोहित सेज टू अंजलि कोमा इन्वर्टेड कोमा अनुज इज ए गुड बॉय। तो इसमें क्या होता है, हमको बेसिक स्ट्रक्चर, जब भी हमको कोई भी सेंटेंस आएगा तो वो इसी फॉर्म में आएगा, और इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट फॉर्म। इसको क्या कहेंगे? डायरेक्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस को हमको इनडायरेक्ट स्पीच में हमको चेंज करना होगा। तो हमको ये समझना है कि ये है क्या। देखिए, जो इन्वर्टेड कोमा से जो पहले जो लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। और इन्वर्टेड कोमा के बाद का जो सेंटेंस होगा, इसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच। और जो ये लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कोमा। ठीक है, किसी भी सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा वो इस फॉर्म में रहेगा। जो स्टार्टिंग, जब मैं आगे कोई भी सेंटेंस को चेंज करूंगा तो मैं बार बार बोलूंगा रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच। तो आपको समझना है कि जो इन्वर्टेड कोमे के अंदर जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसको बोलेंगे क्या? रिपोर्टेड स्पीच। और इन्वर्टेड कोमे से जो पहले सेंटेंस लिखा हुआ है उसको बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। अब जो ये रिपोर्टिंग स्पीच है, इसमें भी 3 चीज़ें होती है। क्या? इसमें हमको एक तो सब्जेक्ट दिया रहेगा, दूसरी हमको इसमें एक रिपोर्टिंग
रिपोर्टिंग वर्ब दी रहेगी और थर्ड एक दिया रहेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या दिया रहेगा? ऑब्जेक्ट। तो जो हमारी ये रिपोर्टिंग स्पीच होगी इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट। अब ये देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है? रोहित। इसकी रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब हुई है इसमें यूज क्या? से टू, सेज टू। और ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? अंजलि। ठीक है, तो एक सेंटेंस बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूं मैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच की, डायरेक्ट की, तो ये इस फॉर्म में आएगा और हमको इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना होता है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये इन्वर्टेड कोमा से पहले जितना भी सेंटेंस लिखा हो उसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच, और कोमे के अंदर के सेंटेंस को लिखेंगे रिपोर्टेड स्पीच। अब जो ये मैंने लिखी है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब लिखी है ना मैंने, सेज टू या से टू। जब कभी हम किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, भाई हमारे पास एक सेंटेंस तो होता है डायरेक्ट और उसको चेंज कहीं में करते हैं हम इनडायरेक्ट में। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए जो ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है, जो ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ये भी क्या होगी? ये चेंज होगी। तो इसका मतलब चेंजेस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, कि कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज होगी। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब आती है से। तो ये जब डायरेक्ट में यदि से दी होगी तो इनडायरेक्ट में भी हम इसको से ही रखेंगे। कि अब रिपोर्टिंग वर्ब में ये आ गई सेज, तो हम इसको इनडायरेक्ट बनाते हुए इसको भी क्या रखेंगे? सेज। डायरेक्ट में यदि से टू आ गई तो इसको हम क्या लिखेंगे? टेल, टेल में चेंज कर देंगे। और यदि सेज टू आ गई तो इसको किस में चेंज कर देंगे? टेल्स। डायरेक्ट सेंटेंस में मान लो सेड लिखा हुआ है तो हमको इसको चेंज नहीं करने, इसको भी एज इट इज लिख देंगे सेड। और सेड टू लिखा होगा तो हम इसको लिख देंगे टोल्ड। ठीक है, समझ आया? अब ये चीज़ समझिए, से, सेज, टेल्स और टेल, ये क्या है? ये एक तरह से प्रेजेंट टेंस को डिनोट कर रहे हैं, और सेड या टोल्ड किसको डिनोट कर रहे हैं? पास्ट टेंस को। तो जब भी प्रेजेंट टेंस की बात आएगी और पास्ट टेंस की बात आएगी तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में से, सेज या टेल या टेल्स, मतलब ये आएगी ना। डायरेक्ट सेंटेंस यदि दिया होगा तो से, सेज, सेज, से टू और सेज टू ये दी रहेगी, और पास्ट की बात करेगा तो सेड या सेड टू रहेगा। ठीक है, अब इतनी चीज़ें समझ गए हो तो मैं इसको आगे बताऊं कि भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है? किसी बात को सेम टू सेम कहना, उसको डायरेक्ट, और अपने शब्दों में बोलना इनडायरेक्ट। इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया होगा कि एक रिपोर्टिंग स्पीच होती है, एक रिपोर्टेड स्पीच होती है, और बीच में होता है इन्वर्टेड कोमा। ठीक है, और रिपोर्टिंग स्पीच के 3 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। जो ये रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं, जब हम इस सेंटेंस को, इसी सेंटेंस को हम जब इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमको ये रिपोर्टिंग वर्ब ये देखनी होती है कि ये चेंज होगी या नहीं होगी। तो चेंज किसके अकॉर्डिंग होगी? से दिया है तो से रहेगी, सेज दिया है तो ये भी सेज रहेगी, से टू दिया है तो टेल हो जाएगी, सेज टू दिया है तो टेल्स, सेड दिया है तो सेड, और से टू दिया है तो टोल्ड। ठीक है, चलो थोड़ा और आगे समझते हैं इसमें। जैसे हम इसमें रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर रहे हैं, उसी तरीके से हमको कुछ प्रोनाउन भी दिए रहेंगे, तो हमको ये समझना है कि ये प्रोनाउन जो है ये चेंज कैसे होगी, मतलब चेंजेस ऑफ प्रोनाउन। मान लो कुछ प्रोनाउन दिए रहेंगे, अब आपको पता होगा कि प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, एक्सेट्रा, यही तो प्रोनाउन होते हैं। तो अब इसमें ये देखिए, ये कब चेंज होगा? जब रिपोर्टेड स्पीच में वो दिया होगा। यहाँ पे तो सिर्फ अनुज दिया है, तो अनुज का मतलब क्या है? ये एक नाउन है। ये क्या है? नाउन है। किसी वजह से ये यहाँ अनुज न दे के हमको यहाँ ये ही दे देता, या सी दे देता, या यहाँ पे कुछ और आई दे देता,
कुछ भी दे देता, ठीक है, मतलब इस नाउन की जगह ये हमको प्रोनाउन दे देता। तो इस सेंटेंस को चेंज करते वक्त हम इन प्रोनाउन को चेंज करते हैं। तो चेंज कैसे करते हैं वो चीज़ समझ लीजिए। मान लो हमारे पास ये क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होता है एक तो आई और एक वी। एक होता है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। कौन सा होता है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन? ये होता है यू। एक होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कौन कौन से होंगे? जैसे ही, सी, इट और दे, ठीक है, ये होंगे। अब मान लो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमको दिया है, तो वो एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, SON। मतलब यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिया है तो वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दिया है तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और यदि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन दिया है तो वो क्या होगा? नो चेंज, नो चेंज, ठीक है, समझ आया? फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन दिया रहेगा तो वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सेकंड का दिया है तो वो किसकी वजह से, किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन दिया है तो वो किसके? नो चेंज। अब देखो मैं समझाता हूँ कैसे चेंज होगा। मान लो किसी कारण ये यहाँ पे आई होता, क्या होता? आई। अब हमको देखना है कि आई कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है इसमें रोहित। रोहित है तो मतलब मेल है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे इनडायरेक्ट में? ही। किसी कारण यो आई ना होता, ये क्या होता? यू हो जाता। क्या होता? यू। यू आर ए गुड बॉय, तो यू होता। यू क्या है? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। तो जब ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो वे किसके अकॉर्डिंग चेंज होता? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता तो हम, अब ये है अंजलि। अंजलि मतलब क्या है? फीमेल। और जो फीमेल है तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते? सी, ठीक है। ये चीज समझ आई कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हम कैसे कैसे, बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ गया। बेसिक स्ट्रक्चर समझ आने के बाद हमको मैंने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब, कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज होती है और कौन सा प्रोनाउन किस उसमें चेंज होता है, ठीक है। चलो आगे समझते हैं। और जैसे कि अभी हमने क्या देखा था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का बेसिक स्ट्रक्चर देखा था कि कैसे कैसे हम उसको चेंज कर रहे थे। आपने उसको नोट कर लिया होगा। नोट नहीं किया हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आप वीडियो को पॉज करके प्रीवियस थोड़ा पीछे करके आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलो, जैसे कि अभी मैंने बताया कि कैसे कैसे रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो रही है। रिपोर्टिंग वर्ब जैसे से का से ही रहेगा, सेज टू का टेल्स हो जाएगा। तो जैसे रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो रही है, प्रोनाउन चेंज हो रहा है, उसी तरीके से हमको डायरेक्ट स्पीच के अंदर हमको ये कुछ इनमें से कुछ वर्ड्स देखने को मिलेंगे जिसको हम इनडायरेक्ट बनाते समय हम उनको चेंज करना होता है, ठीक है। तो मैंने इस साइड लिखे डायरेक्ट स्पीच में आने वाले वर्ड्स और जिनको हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। मान लो हमको डायरेक्ट स्पीच में टुडे मिल गया, कहीं पे भी टुडे वर्ड लिखा आ गया, तो हम उसको दैट डे में चेंज करेंगे, ठीक है। किस में चेंज करेंगे? दैट डे में। यस्टरडे आ गया तो यस्टरडे को हम चेंज करेंगे द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। और डायरेक्ट स्पीच में मान लो आ गया वर्ड्स देखने को मिला टुमारो, टुमारो आ गया तो उसको हम चेंज कर देंगे द नेक्स्ट डे में। उसी तरीके से 10 वर्ड आया तो 10 को लिखेंगे 100 में चेंज कर देंगे उस वर्ड को। दिस आया तो दिस को दैट में, दीज आया तो दीज को दोज में, नो आया तो उसको देन में, नेक्स्ट आया, नेक्स्ट वर्ड आया तो उसको कहीं में चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त द फॉलोइंग में। उसी तरीके से लास्ट वर्ड यदि आता है डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में उसका हम क्या यूज करेंगे? द प्रीवियस। उसी तरीके से एगो यदि कोई वर्ड आ जाता है डायरेक्ट स्पीच में, हमको कहीं में चेंज करना होगा वो बिफोर में। उसी तरीके से हियर यदि वर्ड आता है तो हम उसको देयर में चेंज कर देंगे, ठीक है।
ये इस साइड लिखे हैं मैंने कुछ वर्ड्स जिनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते वक्त, चेंज करते वक्त हमको इनको भी चेंज करना होता है। इन वर्ड्स काफ़ी बार ये वर्ड्स आ जाते हैं, तो इनको बड़े ध्यान से पढ़ना है कि कौन सा वर्ड्स किस में चेंज होगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त। जैसे ये वर्ड्स चेंज हो रहे हैं तो उसी तरीके से हमारे टेंस भी चेंज होंगे। तो टेंस कैसे चेंज होगी, मैंने इधर तो लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पीच और इधर लिखा है इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब डायरेक्ट स्पीच में यदि हमको इज, आर या एम देखने को मिला तो हमको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त इसको कहीं में बदलेंगे वोज या वर में। एक और चीज, जो ये इज, आर या एम जो मैंने इधर सेंटेंस लिखे हुए हैं, ये किस में आएंगे, ये आएंगे रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में। मतलब जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस लिखा होगा उनको चेंज करना होता है हमको, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई भी सेंटेंस में मान लो इज, आर या एम लिखा हुआ है तो हम उसको किस में चेंज कर देंगे, वोज या वर में। डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाता है, तो हम उसमें कौन सी यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसी तरीके से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, उसमें एस या ई एस लगा रहता है, तो तब भी हम क्या यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसी तरीके से डू या डज प्लस नोट आ जाता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे, डिड नोट। अब ये देखिए भाई, ये पास्ट टेंस है, समझने वाली बात है, ये पास्ट टेंस, सॉरी ये प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट को हम इनडायरेक्ट बनाते समय कहीं में चेंज कर रहे हैं, पास्ट में। भाई इज, आर, एम का वोज वर किया ना, तो पास्ट फॉर्म होती है वोज वर। इसी तरीके से जब ये डू या डज आ गया प्लस नोट आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो पास्ट में हम डिड यूज करते हैं, तो डू या डज प्लस नोट की जगह हम यूज करेंगे डिड नोट, ठीक है। अब ये सेंटेंस के अंदर यदि हमें हैज या हैव देखने को मिला, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखने को मिला, तो हम उसमें क्या यूज कर देंगे, हैड। हैड किस में यूज होता है, पास्ट परफेक्ट में। इसी तरीके से यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखी, वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यदि असर्टिव सेंटेंस है तो उसमें हमको क्या देखने को मिलती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो उसको हम किस में चेंज कर देंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को, ठीक है। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आई, ये असर्टिव सेंटेंस के लिए होती है, और निगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होता है, डिड यूज करते हैं, तो डिड या डिड नॉट यूज होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, हैड या हैड नॉट। मतलब डिड दिया होगा तो सिंपल हैड यूज करेंगे, डिड नॉट दिया होगा तो हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से यदि उसमें वोज या वर मिला है हमको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो हम उसको वोज या वर ही रखेंगे, ठीक है। लेकिन यदि वोज या वर के साथ आईएनजी और ऐड हो गया तो हम उसको किस में चेंज कर देंगे, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जिस तरीके से ये मैंने सेंटेंस लिखे है कि कौन सा टेंस किस में चेंज हो रहा है, उसी तरीके से कुछ मोडाल्स होते हैं, इसमें कौन सा मोडाल्स किस में चेंज होगा, तो जो विल होगा, विल जो कहीं पे भी लिखा रहेगा इसका मतलब वो उसकी प्रेजेंट फॉर्म है, और वुड उसकी पास्ट फॉर्म है, तो विल को किस में चेंज कर देंगे, वुड में। शैल को किस में चेंज कर देंगे, शुड में। कैन को किस में चेंज कर देंगे, कुड में। इसी तरीके से यदि मे वर्ड आता है तो मे को चेंज कर देंगे माइट में, ठीक है, समझ आया। तो ये जो इधर मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं कि कौन सा वर्ड्स डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त चेंज होगा, ये देख लीजिए, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, याद करना है कि कौन सा वर्ड्स किस में चेंज होगा। इसी तरीके से टेंस का भी चेंज आपको याद रखना है, टेंस का भी चेंज आपको याद रखना है कि कौन सा टेंस किस में बदलेगा। इसी तरीके से आपको मोडाल्स भी याद रखनी है कि विल जो होती है वो प्रेजेंट फॉर्म होती है, तो उसकी पास्ट फॉर्म क्या होती है, वुड, तो विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, ठीक है, समझ आया। इस समय मिटो के फिर बस जब रूल्स बताने शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो समझ आ गया कि कौन सा टेंस किस में चेंज हो रहा है, कौन सा वर्ड
किस में चेंज हो रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसके कुछ रूल्स की तरफ चलते हैं कि हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त क्या यूज़ करना है, किस चीज़ का ध्यान रखना है। पहली चीज़, अब मैंने एक तरफ लिखी थी रिपोर्टिंग स्पीच और एक तरफ लिखी थी रिपोर्टेड स्पीच। मैंने क्या बताया, जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमेशा रिपोर्टेड स्पीच को तो चेंज करनी होती है और रिपोर्टिंग वर्ब देखनी होती है कि कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज हो रही है। तो इसी तरीके से मान लो हम असर्टिव या निगेटिव इन दोनों टेंस को चेंज कर रहे हैं। मतलब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमको या तो दिया हुआ है कौन सा सेंटेंस असर्टिव या दिया हुआ है निगेटिव, तो हम इनको चेंज करना है। तो हमको कुछ रूल्स याद रखने हैं। ठीक है, कुछ रूल्स याद रखने हैं। पहला, जो हमने बीच में क्या लगाया था, इन्वर्टेड कोमा लगाया था ना, तो इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट यूज करना है। ठीक है, क्या यूज करना है, दैट यूज करना है। सिंपल सा पहला एक रूल है कि जब भी हमारा असर्टिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस दिया हो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो हमको सिंपल उस इन्वर्टेड कोमा को हटाना है और इन्वर्टेड कोमा को हटा के हमको क्या वर्ड यूज करना है वहाँ पे, दैट यूज करना है। चलो एक चीज़ और बताता हूँ, दूसरा रूल। मान लो रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में दी हो, ठीक है, दी हो तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब नहीं बदलेगी। ठीक है, समझ आया। मतलब सेकंड रूल का क्या मीनिंग है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, भाई मैंने बताया था कि जो कोमा से पहले जो सेंटेंस लिखा होगा उसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं और रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब आएगी। यदि वो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में दी हो या फ्यूचर में दी हो तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर उसकी वर्ब को चेंज नहीं करने की, मतलब उसका सेंटेंस हमको चेंज नहीं करना, सिंपल क्या करना, उस कोमा को हटाकर दैट यूज करना है बस, और कुछ नहीं चेंज करना। बस प्रेजेंट या फ्यूचर का क्या मतलब है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट की कौन कौन सी होगी, देखो या तो से होगी या से टू होगी या सेज होगी या सेज टू होगी या विल से होगी। भाई विल से किस में होगी, फ्यूचर में होगी। तो प्रेजेंट की बात करूं तो उसके अंदर हमको ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो इससे अलावा हमारे पास दो रिपोर्टिंग वर्ब और बची, कौन कौन सी, सेड या सेड टू। इसका मतलब है कि जब भी हमको कोई सेंटेंस दिया होगा और उस सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही रिपोर्टिंग स्पीच में ही यदि हमको सेड या सेड टू दिखे तो इसका मतलब है उसके अंदर के रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को चेंज करना होगा। लेकिन यदि ये इनमें से कोई सा दिखा तो कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा क्या है, उस कोमा को हटा के दैट वर्ड यूज करना है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल से समझाता हूँ तब समझ आएगा कि कैसे चेंज हो रहा है। मान लो मैंने एग्जांपल लिखा, ही सेज टू मी मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, समझ आ गया, सिंपल सा सेंटेंस लिखा है। भाई अब मैंने क्या बताया था, ये तो है इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा से पहला जो सेंटेंस होगा तो इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच, और जो इसके अंदर जो सेंटेंस लिखा होगा वो होगा रिपोर्टेड स्पीच। किसी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त हमको देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या दी हुई है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट में दी हुई है तो इसके अंदर का टेंस, इसकी वर्ब हमको चेंज नहीं करनी, वो एज इट इज रखनी है। मान लो किसी कारण ये ही सेड टू मी दिया रहता
तब हम इसको इज का वॉज करते, क्यों प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करते हैं। तो अब ही तो सब्जेक्ट है। अब सेज टू को मैंने क्या बताया था, सेज टू को चेंज किया था टेल्स में, टेल्स में चेंज किया था रिपोर्टिंग वर्ब को। तो ही टेल्स मी, अब इस कोमा को हटाना है, क्या यूज करना है, दैट। और उसके बाद मोहन, मोहन नाउन है, मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, समझ आया, कुछ नहीं किया इसमें। यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमको प्रेजेंट या फ्यूचर में दी हो तो सिंपल सा इसको इन्वर्टेड कोमा को हटा के बस दैट यूज करना है, इसकी वर्ब को हम चेंज नहीं करने की। लेकिन यदि ये मोहन है, मोहन एक नाउन है, किसी कारण ये प्रोनाउन होता, प्रोनाउन होता मतलब ये मोहन की जगह मान लो ये यू होता, क्या होता, यू। तो यू क्या है, अब फिर वही देखते हैं, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दिया हुआ है मी, और मी का सब्जेक्ट फॉर्म क्या होती है, मैंने स्टार्टिंग में लिखवाई थी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म लिखवाई थी, तो मी की सब्जेक्ट फॉर्म होती है आई। तो यहाँ पे हम कौन सा वर्ड यूज करते, कौन सा प्रोनाउन यूज करते, आई। ठीक है, आया समझ में। चलो एक सेंटेंस और लिख देता हूँ मैं, ताकि वो आपको और क्लियर हो कि ये प्रेजेंट मैंने लिखा है ना, कि ये तो वो प्रेजेंट में दिया रहेगा या वो फ्यूचर में दिया रहेगा। तो मैंने ये प्रेजेंट का दे दिया, एक मैं फ्यूचर का भी दे देता हूँ। फ्यूचर का क्या होगा, मान लो मैंने कहा रोहित विल से, क्या लिखा, रोहित विल से, और माई मदर इज गोइंग टू दिल्ली टुडे। ठीक है, समझ आया। सेंटेंस क्या लिखा है मैंने, रोहित विल से माई मदर इज गोइंग टू दिल्ली टुडे। अब सिंपल सा है भाई, सबसे पहले हमको क्या देखनी होती है, इसकी रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है तो इसका मतलब है हम इसकी रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को चेंज नहीं करने की, सिंपल सा। अब कैसे चेंज करेंगे हम इसको बताओ, हम चेंज करेंगे रोहित, अब जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है विल से है तो विल से ही रहेगी, तो रोहित विल से। अब इस कोमा को हटा के कौन सा यूज करना है, दैट। अब यहाँ यूज कर दिया दैट। अब ये देखिए ये क्या लिखा है, माई मदर। मदर क्या है, यहाँ पे नाउन है, लेकिन इससे पहले जो ये माई लगा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो जैसा ये किसकी फॉर्म होती है, आई की तो आती है, आई मी माई, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो जैसे ये माई लिखा हुआ है तो ये आई है, मतलब तो आई जो होगा वो वर्ड वो क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रोहित के। तो ये क्या है, ही मतलब मेल है, तो माई की जगह क्या आ जाएगा, हिज, और फिर आ जाएगा मदर इज, ऐसे रहेगा, इज गोइंग टू दिल्ली, और मैंने वर्ड लिखवाए थे टुडे, नाउ, तो टुडे को किस में चेंज किया था मैंने, दैट डे। तो इस तरीके से ये सेंटेंस किस में चेंज हो गया, एक्टिव से पैसिव में चेंज हो गया। पहला रूल क्या मैंने बताया कि इन्वर्टेड कोमा, यदि वो सेंटेंस असर्टिव है या निगेटिव है तो सिंपल सा इन्वर्टेड कोमा को हटा के हमको दैट यूज करना है, और उसकी रिपोर्टिंग वर्ब चेक करनी है कि वो प्रेजेंट में या फ्यूचर में। सबसे पहले टेंस को देखते ही स्टार्टिंग में ही ये देख लो कि वो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में या फ्यूचर में है या पास्ट में। यदि पास्ट में है तो अंदर की वर्ब चेंज होगी, और पास्ट में नहीं है तो अंदर की वर्ब चेंज नहीं होगी। और जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल मैंने बताया आपको, ही सेज टू मी, तो कैसे बताया, बस सिंपल सा ही सेज को किस में चेंज किया मैंने, टेल्स में। मी ऑब्जेक्ट है तो ही टेल्स मी, इन्वर्टेड कोमा को हटा के क्या यूज किया, दैट, और मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, समझ में आया। अब एक रूल और समझते हैं इसका, रूल नंबर 3। ये कौन सा था, रूल नंबर 2, ये था रूल नंबर 2। अब इसी के साथ एक रूल नंबर 3 समझते हैं,
क्या होगा। अब रूल नंबर सेकंड में हमने क्या पढ़ा कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि हमारी कहीं में दी हो, प्रेजेंट में दी हो या फ्यूचर में दी हो, तो हम उसको क्या कर देंगे, नो चेंज कर देंगे। अब यदि रिपोर्टेड स्पीच, मतलब यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस, जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होगा में यदि मोडाल्स कौन कौन से, कुड, शुड, वुड, माइट एंड ought टू, ये दिए हो, तो क्या करेंगे हम, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो ये है, जो मोडाल्स है, इनको हम क्या रखेंगे, नो चेंज। नो चेंज इसलिए रखेंगे भाई, कैन का तो हम कुड करते हैं, सेल का शुड करते हैं, मतलब प्रेजेंट को पास्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। जब ये ऑलरेडी हमको पास्ट फॉर्म में दी हुई है कुड, तो हम इसको चेंज क्यों करेंगे, ठीक है। तो इसको कहीं में रखेंगे, नो चेंज में। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखा कि रोहित सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा, आई मस्ट डू इट, ठीक है। समझ आया सेंटेंस, सिंपल सा सेंटेंस है। मैंने क्या लिखा, रोहित सेड आई मस्ट डू इट। पहली चीज में क्या चेंज हो रहा है भाई, उसमें हमने यहाँ पे पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब देखो, रिपोर्टिंग वर्ब किस में दी हुई है, पास्ट में। तो इसका मतलब हम इसके अंदर की जो वर्ब है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमको ऑलरेडी मस्ट दिया हुआ है, मतलब पास्ट फॉर्म दी हुई है, तो इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मान लो यहाँ आई विल होता तो फिर उसको विल का वुड कर देते। क्यों, रिपोर्टिंग वर्ब किस में दी है, पास्ट में। जब पास्ट में दी हो, इधर लिखा हुआ है ना कि भाई यदि प्रेजेंट में दी होगी तो चेंज नहीं करने की, लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दी हो तो हम अंदर की वर्ब को चेंज कर देंगे। अब मैंने इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट में हम इसको चेंज करेंगे। तो रोहित सेड, अब कोमा को हटा के कौन सा वर्ड यूज करना है, दैट। अब ये आई है, आई क्या है, प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो ये क्या आ जाएगा, ही। भाई रोहित है तो ही आएगा। मस्ट, नो चेंज, और डू और इट, ठीक है। समझ आया। तो ये था आपके 2-3 बेसिक रूल थे। पहले में सिंपल इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हम दैट यूज़ कर रहे थे, और दूसरा रूल था यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में दी होगी तो उसको नो चेंज, लेकिन यदि वो हमको पास्ट में दी होगी तो हमको उसको कहीं में चेंज कर देंगे, हम अंदर की जो वर्ब होगी उसको चेंज कर देंगे। ये एग्जाम्पल देखा। और थर्ड रूल हमने जो पढ़ा वो पढ़ा, रिपोर्टेड स्पीच में यदि हमको मोडाल्स दी होगी, कौन कौन से, कुड, शुड, वुड, माइट, ought टू, ये पास्ट फॉर्म है, ये दिए होंगे तो इनको भी हम एज इट इज़ रखेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी किस में है, पास्ट फॉर्म में, ठीक है। चलो आगे इसके कुछ सेंटेंसेस देख लेते, एग्जाम्पल्स देख लेते कि हम चेंज कैसे कर रहे हैं जब हमको सेड या सेड टू क्या दिया हुआ, पास्ट फॉर्म में दी हो, ठीक है। तो समझ आया आपको कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कैसे चेंज करते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैंने क्या बताया था कि किसी भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त सबसे पहले उसकी रिपोर्टिंग वर्ब को देखिए कि वो दी क्या है। यदि वो प्रेजेंट या फ्यूचर में दी हुई होगी तो आगे की जो ये वर्ब होगी, ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर की जो वर्ब होगी ये नो चेंज रहेगी। लेकिन जब ये पास्ट में रहेगी तो मैंने इस बार ये सारी जो एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे ये सारे पास्ट के लिखे हैं। पास्ट के इसलिए लिखे हैं ताकि आपको समझ आए कि जो ये वर्ब है ये चेंज कैसे होगी। मैंने बताया था ना, लिस्ट बनाई थी कि कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते
समय। ठीक है, चलो पहला एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ, सी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मोहन इज इन द गार्डन। तो सी, अब सेड है तो ये सेड ही रहेगा, यदि सेड टू होता तो टोल्ड हो जाता। तो सी सेड, इस कोमा को, इन्वर्टेड कोमा को हटा के क्या यूज करेंगे, दैट। अब मोहन क्या है, नाउन है, तो मोहन तो नाम है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे, मोहन इज। मोहन इज दिया हुआ है यहाँ, लेकिन जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, इज का क्या हो जाएगा, वॉज, और इन द गार्डन। ठीक है, समझ आया कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया। सिंपल सा था कि सी सेड, इन्वर्टेड कोमा को हटाया, दैट। मोहन नाउन है तो ये मोहन ही रहा, किसी कारण ये आई हो जाता, आई। तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता। सब्जेक्ट सी दिया है तो मोहन की जगह सी आ जाता। ठीक है, तो मोहन वॉज इन द गार्डन। अब आते हैं सेकंड सेंटेंस की तरफ। क्या लिखा हुआ, यू। अब सेड टू को किस में चेंज करेंगे हम, टोल्ड। यू टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो दैट यूज करेंगे। अब द बॉयज तो क्या है, नाउन ही है, प्लूरल नाउन है, तो ये ऐसे ही रखेंगे। अब यहाँ डू नोट आ गया, तो डू नोट को हम किस में चेंज करना होता है हमको, डिड नोट में। तो डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अब थर्ड सेंटेंस देखते हैं, क्या दिया है, ही सेड टू द टीचर। तो सेड टू को टोल्ड, ही टोल्ड द टीचर, और इन्वर्टेड कोमा को हटा के क्या यूज करेंगे, दैट। अब मैनी बॉयज क्या है, नाउन, तो मैनी बॉयज। अब क्या दिया है, वर सिटिंग। मैंने बताया था वॉज या वर प्लस वर की फर्स्ट फॉर्म में दिया एनजी आ जाता है, तो हम किस में चेंज करते हैं इसको, हैड बीन में। तो हैड बीन सिटिंग, और उसके बाद इन द गार्डन। ठीक है, समझ आया। अब देखिए लास्ट सेंटेंस क्या दिया हुआ है, द बॉय सेड। तो द बॉय सेड। अब इन्वर्टेड कोमा को हटा के क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। तो द गर्ल्स। अब यहाँ पे क्या दिया है, विल। मैंने क्या बताया था, यदि विल होगा तो वुड हो जाएगा। तो द गर्ल्स वुड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, समझ आए। ये मैंने आपको 4 सेंटेंस कराए हैं, जिसमें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो वर्ब दी रहेगी वो चेंज होगी। मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट करूँगा कि कोई भी सेंटेंस आपको असर्टिव या निगेटिव सेंटेंस यदि आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम जाएंगे इसकी रिपोर्टिंग वर्ब के ऊपर। यदि रिपोर्टिंग वर्ब किस में दी हो, रिपोर्टिंग वर्ब यदि दी हो किस में, प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब होगी वो क्या रहेगी, नो चेंज रहेगी। लेकिन यदि ये रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में दी हुई है, तो रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब है ये भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो अब मैंने आपको अभी क्या बताया, मैंने बताया है आपको कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में दी होगी तो नो चेंज रहेगी, लेकिन यदि पास्ट में आएगी तो हम उसको रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को चेंज कर देंगे। लेकिन एक एक्सेप्शन होता है, क्या, वो देख लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आ जाती है, सेड या सेड टू आती है, बट हम अंदर रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को चेंज नहीं करते। क्यों नहीं करते, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यदि यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, सार्वभौमिक सत्य। जैसे मैं कहने लगूँ द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, सूरज जो है वो कहाँ निकलता है, पूरब में निकलता है, तो वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। मैं दूसरी बात करने लगूँ किसी प्रोवर्ब क्या होती है, कहावत। मतलब मैं कोई कहावत बोल दूँ,
ठीक है, तो उस केस में भी नहीं चेंज होगी। और थर्ड, भाई मैंने क्या बताया, यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, प्रोवर्ब हो या हिस्टोरिकल फैक्ट, मतलब हिस्टोरिकल फैक्ट का मतलब होता है ऐतिहासिक तथ्य। यदि ऐतिहासिक तथ्य दिया हुआ, ऐतिहासिक तथ्य का मतलब क्या होता है, जैसे जो क्या बोलते हैं, जो ताज है वो कहाँ स्थित है, आगरा में, तो वो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक तथ्य है। अब प्रोवर्ब कहावत, जैसे जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, तो ये कहावत होगी तो उसमें भी चेंज नहीं करने की। और यूनिवर्सल ट्रूथ आ गई तब भी चेंज नहीं करने की। मतलब अब हम यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस ये आ गया तो हम क्या करेंगे, जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब होगी वो हम नो चेंज रखेंगे। ठीक है भाई, मैंने पहले रूल बताया था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दी हो तो अंदर हम रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को भी चेंज कर देते। लेकिन यदि कई बार ऐसा हो जाता है कि रिपोर्टिंग वर्ब तो हमको पास्ट में दे देता है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच कोमा के अंदर का जो सेंटेंस है वो इन तीनों में से कोई सा एक सेंटेंस दे देगा, तो उसको भी हम चेंज नहीं करने की। अब मैं इन तीनों के एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे मान लो मैंने कहा ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल लिखा सिंपल सा कि ही सेड टू मी। अब मैंने क्या बताया था कि भाई यदि सेड टू आएगा मतलब टोल्ड होगा, ये पास्ट फॉर्म है तो इसका मतलब अंदर की वर्ब चेंज होगी। लेकिन अब जब अंदर का सेंटेंस ही हमको यूनिवर्सल ट्रुथ दे रखा हो तो हम इसको क्या रखेंगे, नो चेंज रखेंगे। तो अब देखिए कैसे चेंज होगा, ही सेड टू का क्या कर देंगे हम, टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमा को हटा के क्या लगा देंगे, दैट, और आगे का जो सेंटेंस होगा द सन राइजेज इन द ईस्ट, वो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, समझ आया कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होती है। अब मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ, ही सेड, वह कहता है, टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट मतलब जैसे को तैसा। ये भी क्या है, एक क्या है, कहावत है। अब जब ये कहावत है तो हम क्या लिख देंगे, ही सैड। भाई सैड होने की वजह से अंदर की भाई वर्ब चेंज होनी चाहिए थी, लेकिन ये कहावत है नहीं होगी, तो ही सैड इन्वर्टेड कोमा को हटा के क्या लिखेंगे, दैट, और फिर अंदर टिट फॉर टैट एज इट इज़। ठीक है, समझ आया, चीज़ें समझ आई कि कैसे हो रहा है कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब हमको पास्ट में तो दी है लेकिन अंदर की वर्ब फिर भी नहीं चेंज हो रही। किस कारण, कि वो या तो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा सेंटेंस, या प्रोवर्ब होगी, या हिस्टोरिकल फैक्ट होगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल और समझते हैं। थर्ड, मैं कहने लगूँ कि द चिल्ड्रन सेड, बच्चे कहते हैं, बच्चे क्या कहते हैं, द ताज इज सिचुएटेड, द ताज इज सिचुएटेड इन आगरा, मतलब जो ताज है वो कहाँ स्थित है, वो आगरा में स्थित है। ठीक है, तो अब यूनिवर्सल ट्रूथ का तो ये पहले वाला हो गया, प्रोवर्ब दूसरा हो गया। अब थर्ड आया है हिस्टोरिकल फैक्ट। तो हमको पता है कि भाई जो ताज है वो कहाँ स्थित है, आगरा में है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे सैड है, सैड पास्ट फॉर्म है, ये चेंज होनी चाहिए थी, इसकी क्या होनी चाहिए थी, ये वर्ब इसकी वोज होनी चाहिए, बट जो सेंटेंस एक हिस्टोरिकल फैक्ट से रिलेटेड है तो इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे। सिंपल क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रन सैड, और इन्वर्टेड कोमा को हटा के क्या यूज करेंगे, दैट, और आगे का जो सेंटेंस है द ताज इज सिचुएटेड इन आगरा। ठीक है, समझ आया। तो क्या होगा,
अब सिंपल सा ये था कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है यदि ये तीनों में से कोई सा एक होगा तो हम अंदर रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब होगी हम उसको क्या करेंगे, नो चेंज रखें। ठीक है, तो ये था आपका। ठीक है, तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कुछ रूल्स थे, बेसिक रूल्स थे कि हम किस चीज़ को किस में चेंज कर रहे हैं, टेंस को कौन सा टेंस होगा तो कौन से में चेंज कर रहे हैं, और कुछ जो वर्ड्स थे किस वर्ड्स को किस में चेंज कर रहे हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि यदि हमको सेंटेंस यदि असर्टिव या निगेटिव दिया हो, अब यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव आ गया, मतलब अब तक तो हमने कौन से सेंटेंस पढ़े, अब तक सेंटेंस पढ़े हमने असर्टिव या निगेटिव। मान लो किसी कारण सेंटेंस निगेटिव आ गया तो क्या उसमें भी हम सेड या सेड टू को हटा के दैट लगाएंगे, तो उससे रिलेटेड कुछ हम इसमें रूल्स पढ़ेंगे कि हमको यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमको कौन सा दे दे, हमको दे दे इंटेरोगेटिव सेंटेंस यदि हमको दे देगा तो इसका फर्स्ट रूल क्या होगा। फर्स्ट रूल होगा कि हमारे रिपोर्टिंग वर्ब यदि सेड या सेड टू दी हो, ठीक है, तो हम इसको जो चेंज करेंगे इसको किस में करेंगे, अब इसमें इसे चेंज करेंगे आस्क्ड में। ठीक है भाई, अभी तक हम क्या कर रहे थे, सेड को सेड रखते थे, सेड टू को क्या कर देते, टोल्ड कर देते थे। वो लेकिन कब होगा, जब सेंटेंस असर्टिव होगा या निगेटिव होगा। लेकिन यदि अब सेंटेंस में के अंदर हमको सेड या सेड टू दिया है, क्या दिया है, सेड या सेड टू दिया है इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर, तो हम इसको चेंज कर देंगे किस में, आस्क्ड में। ठीक है, दूसरा रूल की मैं बात करूं, यदि हम वहां पे इन्वर्टेड कोमा को हटाकर की जगह, इन्वर्टेड कोमा की जगह हम वहां पे क्या यूज कर रहे थे, दैट यूज कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, इफ। और इफ भी कब यूज करेंगे, इफ कब यूज करेंगे, जब सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब से क्या हो, स्टार्ट हो। समझ आ गया, मतलब दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, या तो वो सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा या किसी इंटेरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होगा। यदि वो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, मतलब रिपोर्टेड स्पीच, मतलब जो हमारे इन्वर्टेड कोमा दिए हैं, इन्वर्टेड कोमा के अंदर यदि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट सेंटेंस दिए हैं तो हम क्या करेंगे, इस इन्वर्टेड कोमा को हटा के यूज करेंगे इफ। ठीक है, लेकिन यदि वो किसी इंटेरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो, मतलब इंटेरोगेटिव वर्ड कौन कौन से होते हैं, जैसे व्हाई, वेयर, व्हेन, ठीक है, हाउ, एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो अब यदि वो इंटेरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होते हैं तो हम वहाँ पे इफ नहीं लगाते, सिंपल उसी इंटेरोगेटिव वर्ड से क्या कर देते, जोड़ देते। ठीक है, समझ आया। मान लो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, मतलब इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस दिया रहेगा वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, सेड या सेड टू को चेंज करेंगे किसमें, आस्क्ड में चेंज कर देंगे। और लेकिन यदि वो इन्वर्टेड कोमा दिया होगा, उसके अंदर इन्वर्टेड कोमा भी होगा, इन्वर्टेड कोमा होगा तो हम इफ लगाएंगे। इफ कब लगाएंगे, जब सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। जब भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो किससे क्या यूज करेंगे हम वहाँ पे, इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ हटा के। और लेकिन यदि वो इंटेरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो गया, मतलब उसमें हेल्पिंग वर्ब ना यूज हो गए, इंटेरोगेटिव वर्ड इन्हीं से स्टार्ट हो गया, भाई, वेयर, व्हेन, हाउ, विच, हुज, तो उससे यदि स्टार्ट हुआ है तो हम उसमें इफ ना लगा के उसी इंटेरोगेटिव वर्ड से उसको हम जोड़ देंगे। चलो अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं जिनको समझना है कि इंटेरोगेटिव वर्ड सेंटेंस यदि हमको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दे देता है तो
हम उसको चेंज कैसे करेंगे। सबसे पहली बात मैंने क्या बताया था, सेड टू या सेड, यदि ये आ गया तो हम इसको किस में चेंज करें, आस्क्ड में। तो सबसे पहले तो मैंने लिखा सी आस्क्ड मी, ठीक है। अब इन्वर्टेड कोमा दिया है तो मैंने दो चीज बताई थी, यदि वो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, ये भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, ये भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो हम इस इन्वर्टेड कोमा को हटा के क्या लगा देंगे, इफ, ठीक है। तो सी आस्क्ड मी इफ। अब ये यू है, यू क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो हम इसे किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, मी के। तो मी का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, आई, ठीक है। तो सी आस्क्ड मी इफ आई। अब यहां पे आ गया क्या, आर आ गया भाई, ये तो क्या है, एक प्रेजेंट टेंस है, हमको किस में चेंज करना है इसको, पास्ट में। अब आई के अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे, आई वॉज वेल, और मैंने टुडे को किस में चेंज किया था, टुडे वर्ड को चेंज किया था दैट डे में। तो ये जो सेंटेंस था हमारा डायरेक्ट स्पीच का, हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया, सिंपल, सी सेड टू को आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कोमा यदि हटाना है तो या तो इंटरोगेटिव वर्ड से ही ऐड होगा, लेकिन यदि हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होगा तो इफ लगा दिया। इसी तरीके से हम सेकंड सेंटेंस देखते हैं, आई सेड टू को क्या करेंगे, हम दोबारा से क्या लिखेंगे, आस्क्ड, आई आस्क्ड हर। अब देखिए ये भी किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो इन्वर्टेड कोमा को हटा के क्या यूज करेंगे हम, इफ। अब यू क्या है, यू एक सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसमें भी किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट है हर, तो ये क्या आ जाएगा, सी। तो आई आस्क्ड हर इफ सी। अब हैव है, तो यदि हैज या हैव होगा तो किस में चेंज होगा, हैड। तो सी हैड लर्नड द लेसन, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस क्या है। थर्ड सेंटेंस दिया, आई आस्क्ड टू देम, तो आई सेड टू को किस में चेंज करा, आस्क्ड में, देम, आई आस्क्ड देम। अब ये जो सेंटेंस है ये किससे स्टार्ट है, ये है इंटरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट, तो हमको इसमें इन्वर्टेड कोमा को हटाकर इफ लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या करेंगे, वैन से ही जोड़ देंगे। तो आई आस्क्ड देम वैन। अब यू क्या है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, देम, तो देम का जो सब्जेक्ट होता है वो दे आएगा, तो दे। अब यहाँ पे क्या आया, डू आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो मैंने जब टेंस का कन्वर्जन बताया था कि कौन सा टेंस किस में चेंज होगा, तो डू, यदि डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो हमको उसमें चेंज किस में करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। तो अब जो डू, ये गो लिखा हुआ है, गो मतलब जाना, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या आएगी, वेंट। तो दे वेंट टू स्कूल। तो इस तरीके से ये सेंटेंस भी चेंज हो गया हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। अब लास्ट सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस और देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, ही सेड टू, तो उसको किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में, तो ही आस्क्ड यू। अब वो फिर इन्वर्टेड कोमा आया हुआ है। अब इन्वर्टेड कोमा के बाद में हमको इंटरोगेटिव वर्ड दिया है, तो हमको इफ लगाने की तो जरूरत है नहीं, तो ही आस्क्ड यू, वोट से ही इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। वो अब ये देखिए, अब ये क्या है, योर नेम, योर नेम है, तो ये क्या है, इसका नेम तो नाउन है, ये क्या है, नाउन है, लेकिन ये क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। अब योर है, योर, तो योर क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है एक तरह से, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी यू है, तो इसके लिए इसका मतलब है ये योर का योर ही रहेगा। तो वोट योर नेम, वोट योर नेम, और यहाँ पे इज है, इज है, तो इज का क्या करेंगे, वॉज कर देंगे, ठीक है, समझ आया। तो ये थे आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हमको सिर्फ दो रूल याद रखने हैं कि एक तो सेड या सेड टू को चेंज करेंगे हम किस में, आस्क्ड में, और यदि ये किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुए हैं तो हम इसमें
इन्वर्टेड कोमा को हटाकर इफ लगा देते हैं। और लेकिन यदि वो सेंटेंस किसी इंटेरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो तो हम उसमें इफ ना लगाकर हम उसी इंटेरोगेटिव वर्ड से उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो अब तक ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के जो सिंपल मतलब असर्टिव, निगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस थे उनके रूल्स थे। अब हमारे पास दो सेंटेंसेस और बचे हैं। एक तो बोलते हैं जिनको इम्पेरेटिव सेंटेंस और दूसरे बोलते हैं कौन से, ऑपरेटिव सेंटेंस, जिसमें हमको इच्छा या कोई हम श्राप दे देते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ऑपरेटिव में, और इम्पेरेटिव मतलब आज्ञा सूचक। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे इम्पेरेटिव की तरफ। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस पे। जब भी हमको इम्पेरेटिव सेंटेंस दिया रहेगा तो वो रिपोर्टेड स्पीच मतलब इन्वर्टेड कोमा के अंदर सेंटेंस दिया रहेगा, तो उस सेंटेंस से मान लो ये 7 टाइप के मैंने भाव लिखे हैं मतलब एक्सप्रेशंस। मान लो उस सेंटेंस में यदि वो हमको दिख रहा है कि वो आज्ञा देने वाली बात आ रही है तो हम उसमें क्या करेंगे, ऑर्डर्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऑर्डर्ड। और जो ये हम ऑर्डर्ड या जो भी लगाएंगे ये किस लिए लगाएंगे, हम हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है सैड या सैड टू को चेंज करेंगे किसमें, भाव के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो सेंटेंस मतलब रिपोर्टिंग वर्ब यदि हमारी सैड या सैड टू दी है तो हमको जब उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यदि सेंटेंस से हमको लग रहा है कि वो ऑर्डर दे रहे हैं मतलब आज्ञा दे रहा है, जैसे स्टूडेंट जो टीचर है, टीचर स्टूडेंट को क्या देंगे, आज्ञा ही तो देंगे कि भाई ये लेसन याद कर लो, तुमने ये याद नहीं किया। तो जब आज्ञा देने वाली बात आएगी तो हम वहाँ पे सेड या सेड टू को हटा के क्या यूज़ करेंगे, ऑर्डर्ड। और मान लो कोई किसी से क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है तो मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है तो वहाँ पे क्या यूज करेंगे, रिक्वेस्टेड। कोई किसी को सलाह दे रहा है तो इसका मतलब एडवाइस दे रहा है तो वहाँ पे सेड या सेड टू को हटा के क्या लगाएंगे, एडवाइज्ड। कोई किसी के सामने प्रस्ताव रख रहा है तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, प्रपोज्ड। क्या यूज़ करेंगे, प्रपोज्ड। सेड या सेड टू को हटाकर जब चेंज करेंगे तो हम आज्ञा के लिए ऑर्डर्ड, प्रार्थना के लिए रिक्वेस्टेड, सलाह के लिए एडवाइज्ड, प्रस्ताव के लिए प्रपोज्ड, और सुझाव, मान लो मैं सुझाव देने लगूं तो क्या यूज़ करेंगे, सजेस्टेड। क्या यूज़ करेंगे, सजेस्टेड। इसी तरीके से आशीर्वाद की बात आ जाती है कि कोई किसी को आशीर्वाद दे रहा है तो उसको मतलब ब्लेस कर रहा है तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, ब्लेस्ड। ठीक है, अब लास्ट बचा है आदेश। आदेश कब होगा, जब उसको किसी को कमांड दी जाएगी, कमांडेड। बेसिकली जो ये वर्ड आदेश वाला वर्ड आएगा, कभी भी जब भी आपको सेना से रिलेटेड कोई सेंटेंस मिलेगा, हमारी आर्मी से रिलेटेड कोई सेंटेंस मिलेगा, उस केस में हमेशा हम कमांडेड यूज़ करेंगे। तो ये थे कुछ वर्ड्स जिनको हमको लिखना होता है सेड या सेड टू के अकॉर्डिंग। सेड या सेड टू को जब भी चेंज करेंगे हम तो भाव के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो आज्ञा हुआ तो ऑर्डर्ड, प्रार्थना हुई तो रिक्वेस्टेड, सलाह हुई तो एडवाइज्ड, प्रस्ताव हुआ तो प्रपोज्ड, और सुझाव हुआ तो सजेस्टेड, आशीर्वाद हुआ तो ब्लेस्ड, और आदेश हुआ तो कमांडेड। अब ये देखिए, अब इसका एक बेसिक रूल, एक चीज़ और समझिए। अब तक जितने भी सेंटेंस थे असर्टिव या निगेटिव सेंटेंस थे तो इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हम क्या यूज़ करते थे, दैट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आए तो हमने इफ़ यूज़ किया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा की जगह, इन्वर्टेड कोमा की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, टू यूज़ करेंगे। इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, टू। जब भी हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, टू। इन्वर्टेड कोमा को हटाकर, मान लो रिपोर्टिंग डायरेक्ट स्पीच है हमारी, डायरेक्ट स्पीच में मान लो कहीं प्लीज़, मतलब प्लीज़ आ गया या काइंडली आ गया।
मतलब रिपोर्टिंग एक तरह से डायरेक्ट स्पीच के अंदर हमको ये वर्ड देखने को मिल गए। कौन कौन से? या तो या तो प्लीज या काइंडली। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम सेड या सेड टू को क्या यूज करेंगे उसके लिए? रिक्वेस्टेड। भाई ये तो सीधी सी बात है भाई, जब प्लीज कहेंगे तो इसकी मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं। काइंडली वर्ड यूज करेंगे तो तब भी हमको सैड या सैड टू की जगह क्या यूज करेंगे? रिक्वेस्टेड। ठीक है, तो इसका मतलब दो रूल्स आ गए हमारे पास। कौन कौन से? इन्वर्टेड कोमा को हटाकर क्या यूज करेंगे? टू यूज करेंगे। और डायरेक्ट स्पीच में यदि प्लीज या काइंडली वर्ड यूज किया हो तो क्या सैड या सैड टू को किस में चेंज करेंगे? रिक्वेस्टेड में। मान लो डायरेक्ट स्पीच में सेना से संबंधित बात हो रही, सेना से रिलेटेड कोई भी बात हो रही, तो उस केस में हम जो हमारा ये सैड या सैड टू होगा, हम क्या यूज करेंगे इसके लिए? कमांडेड। मैंने बताया था ना, जब भी सेना की बात आएगी तो हम उसके लिए कमांडेड यूज करेंगे सैड या सैड टू को हटाकर। अब एक चीज और आ जाती है। कई बार जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है उसके अंदर हमको लेटस या लेट्स देखने को मिल जाता है। क्या मिल जाता है? लेटस या लेट्स। ठीक है, तो अब यदि इनसे स्टार्ट हुआ कोई सेंटेंस, तो उस केस में हम सैड या सैड टू को किस में चेंज करेंगे? सैड या सैड टू को चेंज करेंगे हमेशा हम या तो हम उसको करेंगे प्रपोज्ड में चेंज करेंगे या हम करेंगे सजेस्टेड। कहीं में यूज चेंज करेंगे सजेस्टेड। समझ आया क्या लिखा है भाई? यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमको लेट्स या लेटस हमको देखने को मिला तो उस केस में हम सैड या सैड टू को चेंज किस में करेंगे? प्रपोज्ड या किस में? सजेस्टेड। ठीक है, और उसके बाद जब हम इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, इस केस में हम क्या करेंगे? इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो उसकी जगह दैट दे शुड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? दैट दे शुड। ठीक है, तो ये है इंपेरेटिव सेंटेंस के कुछ रूल्स, बेसिक रूल्स। भाव के अकॉर्डिंग हमको इनको चेंज करना होता है। जौन सा भाव होगा उसी के अकॉर्डिंग ये वर्ड यूज करेंगे, और साथ में इन्वर्टेड कोमा को हटा के क्या यूज करेंगे? टू यूज करेंगे। और डायरेक्ट स्पीच में यदि प्लीज या काइंडली वर्ड हमको दिखा तो हम सैड या सैड टू को रिक्वेस्टेड लगाएंगे। डायरेक्ट स्पीच में सेना से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस आया है तो हम सैड या सैड टू को कमांडेड में यूज करेंगे। और यदि हमको सेंटेंस के अंदर लेट्स या लेटस हमको दिया है तो सैड या सैड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज करेंगे, और साथ में क्या करेंगे? हम उसमें दैट दे शुड यूज करेंगे। अब इसको हम सेंटेंस से समझते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज क्या है। ठीक है, तो ये दो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं रिलेटेड टू इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, पहला सेंटेंस लिखा है द टीचर सेड टू द बॉयज कोमा इन्वर्टेड कोमा लर्न योर लेसन। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि कभी भी इंपेरेटिव सेंटेंस आता है तो सेड या सेड टू को भाव के अनुसार चेंज करेंगे। पहले तो इसका भाव देखिए, बट टीचर है और बॉयज है मतलब लड़के स्टूडेंट्स हैं, तो टीचर कह रहे हैं कि लर्न योर लेसन, अपना लेसन याद करो, तो मतलब एक तरह से उनको ऑर्डर ही तो देंगे, रिक्वेस्ट थोड़ी ही करेंगे कि भाई याद कर लो, प्लीज थोड़ी वर्ड यूज करेंगे, तो वो क्या करेंगे? उनको ऑर्डर देंगे। तो क्या करेंगे इसको चेंज करने के लिए? द टीचर सेड टू को किस में चेंज कर देंगे? ऑर्डर्ड। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज। अब इन्वर्टेड कोमा को हटा के मैंने क्या बताया था? टू बताया था। तो उसके बाद अब यहां क्या आ गया? लर्न, टू लर्न। अब यो आ गया योर आ गया, मतलब ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड योर जो होता है वो उसकी
पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है तो मतलब सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है बॉयज, बॉयज का मतलब लड़के, बहुत सारे लड़के, बहुत सारे लड़के मतलब प्लूरल फॉर्म, मतलब एक तरह से दे भाई बहुत सारों लड़कों के लिए हम ना क्या यूज करते हैं? दे यूज तो करते हैं सब्जेक्ट, तो इसका जो पॉजेसिव फॉर्म क्या होती है? देयर, और उसके बाद लेसन। ठीक है, तो ये ऐसे चेंज हुआ है। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू लर्न दियर लेसन। अब ये तो था भाव के अनुसार। मैंने एक सेंटेंस लिखा है लेटस से रिलेटेड, जैसे मैंने बताया था ना। अब सबसे बड़ी बात मैंने क्या बताई थी कि जब कभी भी लेटस से होगा तो हम उसमें सेड या सेड टू को चेंज करेंगे, किसमें? प्रपोज्ड या सजेस्टेड में। तो उसके बाद चेंज करो इसको, द गर्ल्स सेड को क्या कर देंगे? सजेस्टेड, सजेस्टेड। उसके बाद क्या बताया था मैंने बताया था कि उसमें दैट दे शुड, यही तो बताया था भाई। इससे पहले जब रूल्स बताए थे तो मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले तो हमको सेड को हटा के सजेस्टेड यूज़ करना है, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा प्लस लेटस को हटा के क्या यूज़ करना है? दैट दे शुड यूज़ करना है। उसके बाद आगे का रिमेनिंग सेंटेंस जो है गो टू स्कूल, और यहाँ पे एक वर्ड आ गया नाउ। नाउ को किस में चेंज करते हैं? देन में। तो ये आ गया हमारे पास द गर्ल्स सजेस्टेड दैट दे शुड गो टू स्कूल देन। तो ये था आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस के कुछ मैंने क्या बताए आपको? रूल्स बताए कि कौन सा इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसे भाव के अनुसार हम रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे इनको चेंज करेंगे, और साथ में आपको बताया कि कैसे हम इन सेंटेंसेस को हम चेंज करने वाले हैं, किससे? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच मतलब में चेंज करते हुए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आते हैं ऑपरेटिव सेंटेंस पे। ठीक है, अब तक हमने असर्टिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस कौन से पढ़े हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो अब आ गए हमारा लास्ट टॉपिक बचा है इसमें ऑपरेटिव सेंटेंस। तो इसमें भी ऑपरेटिव सेंटेंस यदि हमको दिए होंगे तो इसमें भी हम सेड या सेड टू को क्या होगे? भाव के अनुसार चेंज करेंगे, भाव के अनुसार चेंज करेंगे। ठीक है, भाव के अनुसार चेंज करेंगे। मान लो सबसे पहला इच्छा या कामना की यदि बात आ जाती है तो मतलब विश कर रहे हैं, तो उसमें हम दैट सेड या सेड टू को हटा के विश्ड यूज करेंगे। प्रार्थना मतलब हम किसी के लिए प्रे कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज करेंगे? हम प्रे। ठीक है, अब श्राप देना है किसी को तो क्या वर्ड यूज करेंगे? कर्स्ड। यदि श्राप देना है तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? कर्स्ड। तो ये तो था सेड या सेड टू का भाव के अनुसार चेंजेस। यदि हमको कौन से सेंटेंस दिए हुए? ऑपरेटिव सेंटेंस दिए हुए। अब एक रूल इसका क्या होता है भाई? अब तक हमने इन्वर्टेड कोमा को हटाकर, मतलब इन्वर्टेड कोमा की जगह यदि निगेटिव या असर्टिव सेंटेंस है तो दैट यूज किया था, इंटेरोगेटिव है तो इफ यूज किया था यदि वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, और यदि इंटेरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो तो उसी से ऐड कर देते थे। और इससे पहले सेंटेंसेस में भी हमने देखा टू यूज किया था हमने। ठीक है, तो उसके बाद आ जाते हैं ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंस में भी हम इन्वर्टेड कोमा को हटा के कौन सा वर्ड यूज करेंगे? दैट। ठीक है, दैट यूज करेंगे। इसमें एक रूल और होता है छोटा सा। वो रूल क्या होता है? जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है, जो रिपोर्टिंग स्पीच, जो मतलब पहला सेंटेंस होता है, तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट होता है, रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम हटा देते हैं। क्या करते हैं? हटा देते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे 2-3 रूल है इसमें सिर्फ ऑपरेटिव सेंटेंस के अंदर। क्या? ये तो सेड या सेड टू को चेंज करना है, और
भाव के अनुसार चेंज करना है, इच्छा या कामना की बात होगी तो विश्ड, प्रार्थना हुई तो प्रेड, और श्राप देना हो तो कर्स्ट। और इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट यूज करेंगे, और साथ में रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट दिया रहेगा उसको हम हटा देंगे। चलो एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके, कुछ एग्जाम्पल से ही तो समझ आएगा कि हम कैसे कर रहे हैं। तो मैंने कहा आई शेड टू हर, मैंने उससे कहा, मैंने उससे क्या कहा, मे यू पास, तुम पास हो जाओगी। ठीक है, तो ये क्या है, ऑपरेटिव सेंटेंस है। तो ऑपरेटिव सेंटेंस के बाद में ये क्या है, ये वर्ड यूज होगा, एक्सक्लेमेटरी, ये यूज होगा। अब इसको चेंज करते हैं। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था सबसे पहले तो ये तो सब्जेक्ट है आई। अब सैड या सैड टू है, सैड या सैड टू है, तो ये भाव के अनुसार चेंज होगा। अब वो कह रहा है तुम पास हो जाओगे, मतलब वो विश कर रहे हैं किसी के लिए। ठीक है, तो आई विश्ड हर, मतलब, और जो मैंने एक चीज़ और बताई थी कि जो ये हर है, ये हर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो मैंने यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा है कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट होगा हम इसको हटा देंगे, मतलब हम इसमें हर यूज़ नहीं करने की। अभी तक हम क्या करते थे भाई, सी आई सेट टू को चेंज कर देते रिपोर्टिंग वर्ब को और साथ में हर, लेकिन इस टाइप के सेंटेंस में क्या करेंगे, हम इसको हर को नहीं लिखने के, आई विश्ड, और अब इन्वर्टेड कोमा को हटा के क्या यूज़ करेंगे, दैट यूज करेंगे। उसके बाद इसमें सब्जेक्ट देखो क्या है, सब्जेक्ट तो यू है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, हर, हर का मतलब सी, इसका सी, और मे तो मॉडल है, मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा, और पास। तो ये चेंज हो गया आपका ऑपरेटिव सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। ठीक है, ये पहला था। अब मैं दूसरा सेंटेंस और देखता हूं, सी शैड टू हिम, मतलब एक लड़की ने उससे कहा, सी मतलब वह, सैड कहता है, टू हिम उसने उससे कहा क्या, मे गॉड ग्रैंड। ठीक है, मतलब मे गॉड ग्रैंड यू सक्सेस। ठीक है, अब ये देखिए वो क्या कह रहा है, भाई लड़की क्या कह रही है, वो उसके लिए एक तरह से प्रे कर रही है कि भाई तुम्हारी क्या हो, तुमको सक्सेस मिले, प्रे कर रही है। तो सी, अब सेड टू को ही तो चेंज करना है, वो किसके अनुसार, भाव के अनुसार। तो भाव के अनुसार क्या गया, प्रेड, तो सी प्रेड। मैंने क्या बताया कि जो ये ऑब्जेक्ट होगा हम इसको अब नहीं लेंगे, तो सी प्रेड दैट, सी प्रेड दैट। ठीक है, सी प्रेड दैट। अब यहां पे क्या है, गॉड ऑब्जेक्ट है, तो गॉड मेक अ माइट। ठीक है, उसके बाद ग्रैंड यू का मतलब क्या है, यू का मतलब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, तो वो किसके अनुसार बनेगा, हिम के अकॉर्डिंग। तो ग्रैंड, एक काम करिए, यू इसको योर सक्सेस कर लीजिए, योर मतलब तुम्हारी सक्सेस। ठीक है, योर सक्सेस। तो अब जो यू है, मतलब ये जो योर लिखा है, योर सक्सेस, यो सेकंड, मतलब ये तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, यो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है एक तरह से, तो किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट है हिम, तो हिम का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है हिज, ही हिम हिज, तो हिज सक्सेस। ठीक है, समझ आया कैसे चेंज करा। सी शैड टू हिम, सेंटेंस दिया था सी शैड टू हिम, तो ये प्रे कर रहा है, तो उसकी जगह हमने शैड टू को तो प्रेड कर दिया, और उसके बाद इन्वर्टेड कोमा को हटा के क्या किया, दैट लगा दिया। अब एक सेंटेंस और देख लेते हैं भाई, हमको एक तो इच्छा वाला भी हो गया, प्रे वाला भी हो गया, अब श्राप का देख लेते हैं। दे शैड टू मी, मतलब जो दे होता है प्लूरल फॉर्म होती है,
तो दे सेड टू मी, मे योर एनिमी गो टू हेल। हेल का मतलब क्या होता है? नरक। कि जो तुम्हारे जो शत्रु है वो कहाँ जाए? हेल मतलब नरक में जाए। अब चेंज करिए, अब कैसे चेंज करेंगे हम? अब क्या यूज करेंगे इसमें? भाव के अनुसार कर्स्ट, तो दे सैड टू को हटा के कर्स्ट, और जो ये मी है, मी तो ऑब्जेक्ट है तो मी को तो लिखना नहीं, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा को हटा के क्या लिखना? दैट। तो दे कर्स्ट दैट। अब यहाँ पे क्या लिखा है? योर, योर एनिमी। अब योर है सेकंड फॉर्म, सेकंड पर्सन का, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो मी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई। तो दैट माई एनिमी, मे का क्या आ जाएगा? माइट, माइट, और फिर गो टू हेल। ठीक है, तो ये था आपका किससे रिलेटेड सेंटेंस थे? ये थे ऑपरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड। इसके थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ कि इसमें सैड या सैड टू को भाव के अनुसार चेंज कर लेंगे। इच्छा होगी तो विष्ट, प्रार्थना होगी तो प्रे, और श्राप होगा तो कष्ट। और उसके बाद इन्वर्टेड कोमा की जगह हम क्या यूज़ करेंगे? दैट। और रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम नहीं लिख लेंगे। तो ये थे आपके आज के सेशन में था ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को हम कैसे यूज़ कर रहे थे, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे बदल रहे थे। तो आप इसके क्वेश्चंस करिए, इसके सेंटेंसेस पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है किसी से भी रिलेटेड तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा, क्योंकि इससे आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इसको बड़े अच्छे से ध्यान से पढ़ के जाएं और इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यदि आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो आगे फिर मुलाकात होगी आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।